आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि कल का जो डिस्कशन था वो पार्टिकल्स को लेकर के था, इंट्रोडक्शन को लेकर था और हम लोगों ने कैथोड रेस की भी डिस्कवरी की थी। आज इस लेक्चर में हम एनोड रे की डिस्कवरी करेंगे और अगर समय बचा लेक्चर में तो हम लोग आज न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी करेंगे। एनोड रेस, एनोड रे वैसे तो नाम का मतलब है कि ऐसा कोई रेडिएशन, ऐसा कोई रेस जो कि एनोड से निकलता हो। एनोड एक पॉजिटिव टर्मिनल है किसी भी इलेक्ट्रोड के अंदर, ठीक है, जो कि मैंने आप देख रहे हैं। एक मैंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया हुआ है। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब होता है ऐसा कोई ट्यूब जिसमें हम लोग करंट पास करवा सके, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सके। वैसे तो एयर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, लेकिन साइंटिस्टों ने इसको प्रूव किया कि अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो, अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो और बहुत ही लो प्रेशर हो तो ऐसे में करंट कैन बी पास थ्रू द एयर के थ्रू भी करंट को पास किया जा सकता है। और उसी करंट के पास होने की वजह से जो आयंस है, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। गैसियस मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना चाहिए, हमेशा ही जो कैथोड रेज है या जो एनोड रेज है या नेगेटिव पार्टिकल्स या पॉजिटिव पार्टिकल, उनका प्रोडक्शन जो है, जो उनका बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ जो रेज है, वो गैसों के आयोनाइजेशन से ही बनता है। गैस आयोनाइज होते हैं तो ये सारे तरह के रेडिएशन का जन्म होता है, प्रोडक्शन होता है, ये पैदा होते हैं। जैसे कि हमने कैथोड रे में पढ़ा कि वहाँ पे कैथोड की तरफ से रेडिएशन आ रहा था। असल में वो क्या था? असल में वो निगेटिव पार्टिकल का बीम था जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भाग रहा था। उसी समय सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली अगर वोल्टेज की वैल्यू हम लोग उतना ही रखें, अबाउट 10,000 वोल्ट, 9,000, 10,000, 11,000, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज रखें और प्रेशर की वैल्यू जो है वो 10⁻² से 10⁻³ मिलीमीटर भी रखा जाए। प्रेशर की वैल्यू अगर इतना कम रखा जाए तो ये देखा गया कि गैसों के थ्रू करंट पास होने लगता है और जो अंदर गैस भरी हुई है उनके अंदर से करंट पास होने की वजह से गैस आयोनाइज हो जाते हैं। उनकी आयोनाइज होने से दो चीज़ें बनती है, एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस अलग हो जाता है और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। लेकिन ये डिस्कवरी उस समय नहीं हुई थी, इसलिए आप पहले इस बात पर फोकस करिए कि जब हमने करंट पास किया, बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज पे हमने करंट पास किया तो हुआ क्या? गैस आयोनाइज हो गए। और गैसों के आयोनाइज होने से हुआ क्या? हुआ ये कि जो निगेटिव टर्मिनल है, मतलब कैथोड, उधर से एक बीम ऑफ रेडिएशन पॉजिटिव की तरफ भागा जिसको हमने कहा कैथोड रेज, और सेम टाइम पे पॉजिटिव की तरफ से भी एक बीम ऑफ रेडिएशन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ घूमता है, भागता है, जिसको हम बोलते हैं कैनोल रेज, या फिर बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड रेज। इस कंडीशन में हम लोग जो है कैथोड को परफोरेटेड कैथोड लेते हैं, ऐसा कैथोड जिसमें पॉसिबिलिटी हो एनोड के जाने की, इसलिए एनोड को हम कैनोल रेज भी बोला जाता है, क्योंकि कैथोड रे के बीच में से एनोड रेज पास होता है, तो हम इसलिए उसको बोलते हैं कैनोल रेज। और वो पॉजिटिव स्फीयर का बना होता है, मतलब कि पॉजिटिव पार्टिकल कंसिस्ट करता है, कंटेन करता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो सेटअप है ये है आपका, दो साइंटिस्टों का नाम मैं लूंगा, एक तो गोल्डस्टीन है और एक है रदरफोर्ड। दोनों लोगों ने मिलकर के इस सेटअप के बारे में बताया, डिस्कवरी की इस पॉजिटिव पार्टिकल की, डिस्कवरी की इसके प्रॉपर्टीज की, इसके चार्ज की, इसकी मास की, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो सेटअप है एकदम वही सेटअप है जैसे कि डिस्चार्ज जो हमने यूज किया था कैथोड रेज में, लास्ट वाले लेक्चर में सेम सेटअप रहेगा, ठीक है। सेटअप तो वेरी करेगा नहीं। अब डिस्कस करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टी एज यूजुअल, प्रॉपर्टी क्या रहेगी? पहली तो प्रॉपर्टी होगी कि जो रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन। और मैंने बोला था स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करते हैं, इसका मतलब कि अगर उनके रास्ते में हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का शार्प शैडो फॉर्मेशन होगा पीछे स्क्रीन पर। जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है उस पर शार्प शैडो का फॉर्मेशन होगा अगर कोई भी रेज स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, तो ये शार्प शैडो का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है मैटेरियल पार्टिकल।
मैडम आप मैडम आप होगा, आप डिलीट कीजिएगा। मैडम आप मटेरियल पार्टिकल्स ये दो तरीके से हम लोग पता करते हैं। पहला तरीका कि काइनेटिक एनर्जी मेजरमेंट के लिए हम इनके रास्ते में थिन शीट रखते हैं जो कि रेड हॉट हो जाता है। इसके रास्ते में कैथोड रे के रास्ते में भी रखा था, एनोड रेस के रास्ते में भी रखते हैं। दूसरा, हम लोग पैडल लेस और फ्रिक्शन लेस व्हील रखते हैं। फ्रिक्शन लेस व्हील रखने से व्हील रोटेट कर जाता है। व्हील रोटेट करने से ये प्रूव हो जाता है कि जो रेज आ रही हैं उनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी है, और ऐसा तब होगा जब पार्टिकल के पास होगा और इनका होगी स्पीड होगी। तो इसलिए इससे प्रूव होता है कि मटेरियल पार्टिकल के मिलके बने हुए हैं, मटेरियल पार्टिकल के मिलके बने हुए हैं। डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन इंडिकेट करता है कि इनके पास चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है, वो इंडिकेट करता है, वो प्रूव करता है कि इनके पास पॉजिटिव पार्टिकल होगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट करते हैं, तो इनका पूरा का पूरा जो डिफ्लेक्शन है वो कैथोड रे के जस्ट अपोजिट होता है, कैथोड रेस के डिफ्लेक्शन के अपोजिट होता है। इस तरीके से डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव होता है। चार्ज पार्टिकल से बने हुए हैं, दूसरा चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव पार्टिकल है। डिफ्लेक्शन से प्रूव हुआ। डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में होता है, डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चौथी जो प्रॉपर्टी होती है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से पढ़िए मेरी बात। जो ई अपान है, मतलब चार्ज अपान जो मास वैल्यू है, जो चार्ज अपान मास वैल्यू है, वो डिपेंड्स करती है, किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस ली हुई है, इस पे डिपेंड करती है चार्ज अपान मास की वैल्यू। क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट होता है, चार्ज तो कांस्टेंट है, मास इसका मतलब वेरी करता होगा। मास के वेरी करने की वजह से चार्ज अपान मास की वैल्यू वेरी करती होगी। किस पे, अलग अलग गैस रखेंगे, अगर हाइड्रोजन गैस लेंगे, ऑक्सीजन गैस लेंगे, हीलियम गैस लेंगे, नाइट्रोजन गैस या कोई भी दूसरी गैस भरेंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो चार्ज और मास की वैल्यू जो है अलग अलग होने की वजह से, चार्ज अपान मास की वैल्यू अलग अलग आने की वजह से हम बोलेंगे कि उस पर वो डिपेंड करता है। और इसका रीजन मैंने क्या बोला, मैंने रीजन ये बोला कि मास की वैल्यू वेरी करती होगी। मास की वैल्यू क्या होती होगी, वेरी करती होगी। मास की वैल्यू वेरी करती होगी, मतलब कि पॉजिटिव पार्टिकल के पास जो मास है वो नेग्लिजिबल नहीं है, जबकि कैथोड रे में मास की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ले रहे थे हम लोग, क्योंकि मास की वैल्यू नेग्लिजिबल होने की वजह से चार्ज अपान मास की वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही थी गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, लेकिन अब डिपेंड कर रही है किसमें, एनोड रे की कंडीशन में। ठीक है, तो चार्ज अपान मास की वैल्यू डिपेंड करती है गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ तक कि जो मटेरियल है, जो इलेक्ट्रोड जिसका बना है, इलेक्ट्रोड किसी भी मेटल का बना सकते हैं हम लोग, अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रोड लेने पर भी चार्ज अपान मास की वैल्यू वेरी करती है। तो चार्ज अपान मास की वैल्यू जो है डिपेंड करती है, कैथोड रे में डिपेंड नहीं करती थी, कैथोड रे में डिपेंड नहीं करती थी। पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट शो करते हैं। पेनिट्रेशन का इफेक्ट का मतलब होता है आर पार निकल जाना। इनके रास्ते में, एनोड रेस के रास्ते में अगर हम लोग थिन शीट रखें मेटल का, तो ये उसके आर पार निकल जाते हैं, लेकिन ये एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे कि कैथोड रेस एक्सरे प्रोड्यूस करता था, ये एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन आर पार निकल जाते हैं। तो ये थिन शीट को रेड हॉट भी करते हैं, पेनिट्रेट भी कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि मटेरियल पार्टिकल के बने हुए हैं और पेनिट्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इनका चार्ज अपान मास की वैल्यू डिपेंड करता है, क्योंकि मास वेरी करता रहता है। ठीक है, सबसे कम मास होता है हाइड्रोजन का, क्योंकि उसके पास एक पार्टिकल है प्रोटॉन का, इसलिए चार्ज अपान मास की वैल्यू हाईएस्ट किसके लिए होगी, हाइड्रोजन गैस के लिए। इसको ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस के लिए चार्ज अपान मास की वैल्यू हाईएस्ट होती है, और जो है जैसे जैसे मास की वैल्यू बढ़ेगी चार्ज अपान मास की वैल्यू घटती जाएगी। आपको अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मास की वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। दोनों की वैल्यू रख के आप चार्ज पर मास की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू क्या होती है, हाईएस्ट। ये 5 प्रॉपर्टी आपको लर्न रखनी है, ये 5 प्रॉपर्टी आपको लर्न रखनी है। बाकी कुछ लर्न रहे न रहे, ये रहना चाहिए कि परफोरेटेड कैथोड लेते हैं, मतलब कैथोड के रास्ते में एनोड को जाने के लिए रास्ता होना चाहिए। कैथोड के बीच में से निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं कैनॉल रेज। भी गैसों को आयोनाइज कर देते हैं और गैसों के आयोनाइजेशन की वजह से नेगेटिव पार्टिकल का बीम और पॉजिटिव पार्टिकल का बीम प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं कैथोड रेज और एनोड रेज। साइंटिस्टों का नाम गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड है, जिन्होंने ये सारे डिस्कशन किए हुए हैं। ठीक है, अब दूसरी जो हम लोग बात कर रहे थे कि एनोड रेज के अलावा अब अगर हमारे पास टाइम है तो अभी टाइम है और हम डिस्कशन करेंगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है। ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी मैं यहीं पे लिखता हूं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। ठीक है, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है क्लास, जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है, एक्चुअली न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होने की वजह से इसकी डिस्कवरी ही नहीं हो रही थी। 1934 में डिस्कवरी हुई है, बहुत लेट जाके। तब तक थॉमसन का मॉडल आ चुका था, रदरफोर्ड का मॉडल आ चुका था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी, न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी हो गई थी, लेकिन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो न्यूट्रल पार्टिकल होने की वजह से इसकी डिस्कवरी थोड़ी लेट हो गई, 1934 जैसे कि मैंने कहा। अब थोड़ा मेरी बात समझिए, अब मेरी बात समझिए थोड़ा। एक्चुअली होता क्या है, जेम्स चैडविक जो साइंटिस्ट का नाम है, जेम्स चैडविक एक आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन करवा रहे हैं। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन में एक एटम पे हम कुछ रेस का, हाई एनर्जेटिक रेस का बम्बार्डमेंट करवाते हैं, बमबारी करवाते हैं और दूसरी तरह का एटम प्रोड्यूस करते हैं। इसी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में उन जो है इंसिडेंटली एक पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई, जिसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। और ये जो रिएक्शंस हैं वो थोड़ा देखिए, थोड़ा ध्यान से मेरी बात। बेरिलियम, बेरिलियम, ठीक है, पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं। अल्फा का मतलब होता है 2He4। अल्फा का मतलब होता है हीलियम का मॉलिक्यूल। बेरिलियम का आपको पता है 4 होता है एटॉमिक नंबर। यहाँ पे कार्बन प्रोड्यूस होता है 6, 12 और साथ में प्रोड्यूस होता है न्यूट्रॉन, साथ में प्रोड्यूस होता है न्यूट्रॉन। 12 और 13, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मास हो जाएगा 9। गिन लीजिए, मास गिनिए, देखिए 9, 4 13, 12 1 13, 4 और 2 6 और ये रहा 6। ठीक है, उन्होंने देखा कि जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाते हैं बेरिलियम पर, तो बेरिलियम चेंज हो जाता है किसमें, कार्बन में। बेरिलियम चेंज हो जाता है कार्बन में। और इसी सीरीज ऑफ प्रोसेस में, जिसको कहा गया आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, इसी प्रोसेस में एक ऐसे पार्टिकल का प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, जो कि न्यूट्रल तो है लेकिन उसके पास मास लगभग किसके मास के बराबर है, प्रोटॉन के मास के बराबर है। प्रोटॉन के मास से थोड़ा ज़्यादा, डेसिमल की 3rd प्लेस पे इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हम इसको अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन के मास के बराबर मानते हैं। इसलिए न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर ही रखा गया है। ठीक है, ये एक रिएक्शन है और एक रिएक्शन मेरे पास और है। बेरिलियम की जगह अगर बोरान लेते हो, अगर बेरिलियम की जगह बोरान लेते हैं, उन्होंने 2 अलग अलग रिएक्शन लिखे थे। दैट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बेरिलियम और बोरान दोनों पे अल्फा बम्बार्डमेंट करवाया था। उन्होंने देखा कि बोरान जो है वो नाइट्रोजन के एटम में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूक्लियस जो है वो जुड़ जाता है। बोरान का न्यूक्लियस और हीलियम का न्यूक्लियस आपस में कंबाइन हो गया है, हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और यहाँ पे भी क्या हुआ है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुआ है। आप देख रहे हैं बेरिलियम और जो हीलियम है, मतलब अल्फा का पार्टिकल जुड़ गया है और 4 की जगह 6 एटॉमिक नंबर वाला एक एटम जिसका नाम है कार्बन प्रोड्यूस हुआ है। इसी दोनों सीरीज में एक पार्टिकल ऐसा प्रोड्यूस होता है जो कि न्यूट्रल है, जिसका नाम है न्यूट्रॉन। क्या नाम है, न्यूट्रॉन नाम है।
और इसको बोला गया आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। ये सारा एक्सपेरिमेंट उन्होंने इसलिए करवाया था कि हम कुछ हाई एनर्जेटिक रेडिएशन बना रहे हैं, हाई एनर्जेटिक रेडिएशन बनाना चाह रहे थे, जिससे कि हम लोग न्यूक्लियर पावर को प्रोड्यूस कर सकें, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर सकें। और उसी न्यूक्लियर एनर्जी के यूज के समय पर इंसिडेंटली ऐसा पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ जिसको कहा गया न्यूट्रॉन, जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है, थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है। आप एग्जैक्ट वैल्यू चेक करिए, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा है डेसिमल के थर्ड प्लेस पर, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू भी हम लोग लेते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। बम्बार्डमेंट ऑफ हीलियम मीन्स अल्फा पार्टिकल ऑन द स्मॉलर न्यूक्लियाई लाइक बेरिलियम एंड बोरॉन will produce a larger nuclei carbon and nitrogen respectively along with production of nitrogen and neutral particles इस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। जेम्स चैडविक नाम है साइंटिस्ट का। ये था डिस्कवरी के बारे में बातें, कैथोड रे कैसे डिस्कवर हुआ, एनोड रे डिस्कवर कैसे हुआ और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। तो अभी इन तीनों डिस्कवरी के बाद अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई। तब तक आप बने रहिए और हम लोग देखते हैं कि ये सारा टॉपिक, ध्यान रखिए मेरी बात, जैसे ये लेक्चर पढ़ाया जा रहा है नोट भी ऐसे ही बनेगा, नोट भी जैसे डायग्राम से वैसे डायग्राम होना चाहिए, ऐसी प्रॉपर्टीज और डिस्कवरी या न्यूट्रॉन के साथ ऐसे नोट्स भी प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। तो पहला लेक्चर था मेरा, दूसरा लेक्चर हो गया, 2 लेक्चर में हमने तीनों डिस्कवरी कवर कर ली, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियस के डिस्कवरी के बारे में और रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नोट्स प्रिपेयर करिए, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देख लीजिए।